Welcome again, students. Today we are going to start our new chapter. It is the magnetic effect of current. Okay, magnetic effect of current start कर रहे हैं. Previous जो हमारी यूनिट थी उसमें हमने पढ़ा करंट, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज को मोशन के अंदर बढ़ा. अब वो चार्ज जो मोशन के अंदर है उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट्स को हमने स्टडी करना है. ओके, तो इसमें स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये हमारे चैप्टर का नाम है. जो टर्म आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म है मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which its influence can be experienced is known as magnetic field. Okay, the space around a magnet in which its influence can be experienced is known as magnetic field. It is like the electric field. The space around a charge in which its influence can be experienced is known as electric field. उसी के अंदर से हमारे पास मैग्नेट आ गया है. चार्ज की जगह पर क्या रहेगा? चार्ज का जो हमने केस लिया था वहाँ पर क्या किया था, एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया था और उसके अराउंड हमने एक सिमेट्री ली थी, स्फेरिकल सिमेट्री, जिसके अंदर हम क्या कर सकते थे, हमारे चार्ज के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकते थे. मीन्स हम इस सरफेस के अंदर किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा था. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हमारे पास वही कंसेप्ट है. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मैग्नेट है. सपोज मैं यहाँ पर बार मैग्नेट ले रहा हूँ. बार मैग्नेट का ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. इस बार मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक जो एक्सपीरियंस है या फिर बोले मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई सपोज हमारे पास आयरन पीस है, उसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के आते हैं तो वो आयरन पीस को ये हमारा मैग्नेट क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. सो ये जो स्पेस रहेगा बार मैग्नेट के अराउंड, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस किन किन से होते हैं. मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, it can be produced by first one is a moving charge, and second one is first one is a moving charge and second one is a permanent magnet. ठीक है, या तो हमारे पास क्या हो, एक परमानेंट हो तो उसके अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. और सेकंड वन क्या है कि अगर हमारे पास कोई मूविंग चार्ज है जिसके अराउंड हमारा सपोज किसी वायर में से हम बात कर रहे हैं, किसी वायर के अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो चार्ज का जो फ्लो है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, ये तो हमारे पास कंसेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स से प्रोड्यूस हो सकता है. नेक्स्ट वन हमें पढ़ना है कि जो हमने ये पार्ट पढ़ा कि ए मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इसके साइंटिफिक प्रूफ दिया था हमें. ओस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करवाए जिनको हम जानते हैं ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट्स के नाम से. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. Oster's experiment.
सबसे पहले जो ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें उन्होंने इस तरह की अरेंजमेंट ली। क्या अरेंजमेंट की उन्होंने कि एक कंडक्टर को जस्ट एक बैटरी के साथ या फिर सेल के साथ अटैच किया है और करंट फ्लो करवाया है किस डायरेक्शन में, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और कंडक्टर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखी है। अब जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमारी डिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, इसका डिफ्लेक्शन रहता है टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नीडल इज हेल्ड बिलो द वायर, then the north pole of the magnetic needle is deflected towards the west. ओके, क्या रहेगा कि जब करंट हमारा कंडक्टर में साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा हो और मैग्नेटिक नीडल को हमने रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे, तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर उसने क्या और ऐड किया, अगर सर्किट को वो कर देता है ऑफ या फिर शॉर्ट कर देता है, in the short circuit, when the circuit is short circuited, then the magnetic needle regains its original position. तो ये अपने आप क्या हो जाती है, अपनी जो ओरिजिनल स्टेट थी वहीं पर फिर से आ जाती है। और as soon as the circuit is turned on, then it will start again deflecting towards the west direction. Means जैसे जैसे उसने क्या किया कि हमारा पहले उसने सर्किट को ऑन किया, ऑन करते ही नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, और जैसे ही उसने सर्किट को ऑफ किया जो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ गया था वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से दो कंक्लूजन थे, क्या कि हमने जैसे ही करंट को फ्लो करवाया तो करंट के फ्लो करवाने से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, और जैसे ही हम क्या कर रहे हैं सर्किट को शॉर्ट कर रहे हैं या फिर बोले कि हमने करंट जो था जो सर्किट के अंदर उसको जीरो कर दिया, तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, सेकेंड वन उसने एक्सपेरिमेंट था उसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया करंट की। ठीक है, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड एंड when the current is flowing in the conductors, that is the current is flowing from north to south, then the north pole of the magnetic needle deflects towards west. अभी किसकी सॉरी ईस्ट डायरेक्शन में, ये डिफ्लेक्ट हुआ हमारा ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे ही हमने क्या किया करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया है तो जो नॉर्थ पोल था मैग्नेटिक नीडल का उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई है, डिफ्लेक्शन की रिवर्स कर गई। पहले ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब ये हो रहा है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट। ओके, और सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी थी, जब करंट को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया या फिर बोलेंगे सर्किट को शॉर्ट कर दिया, तब मैग्नेटिक नीडल क्या कर लेती है, अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेती है। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट्स तो ये थे। थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, जो मैग्नेटिक नीडल थी उसको करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर रख दिया। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब जब करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर तो पहले हमने क्या किया था, ऊपर वाला केस देखो कि करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक नीडल को हमने नीचे रखा है।
तो नॉर्थ पोल वेस्ट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेटिक नीडल को हमने रखा है अबोव द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस केस के अंदर हमारी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स ईस्ट। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जब हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया है, when the direction of current is reversed and the experiment is repeated again with the same arrangement के साथ फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल है, पहले क्या हो रहा था, जब करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक नीडल हमने नीचे रखी थी करंट कैरिंग कंडक्टर के, तो नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन था टुवर्ड्स ईस्ट था। इस केस के अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है, हमारा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। ठीक है, ये 4 एक्सपेरिमेंट्स हमारे ओस्टर्ड ने परफॉर्म करवाए थे। ठीक है, तो ओस्टर्ड ने यहाँ से कंक्लूजन क्या फाइंड आउट किया कि किसी भी मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करवाने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी, एक अनदर मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो जैसे ही हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं किसी कंडक्टर में से, तो उसके अराउंड कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है बार बार। ठीक है, तो यहाँ से ओस्टर्ड ने ऑब्जर्वेशन दी थी हमारी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो उसने फर्स्ट लॉ जो दिया था उसको स्नो रूल भी बोलते हैं, SNOW। क्या, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नीडल इज हेल्ड बिलो, या फिर बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल, देन नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। क्या बोला मैंने कि करंट फ्लो करे साउथ टू नॉर्थ, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो हमने किसके ऊपर रखा है, हमारे मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा है। तो जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट होता है कहाँ पर, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नो रूल या फिर ओस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट भी के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसको एम्पियर्स रूल बोलते हैं, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। और एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या बताता है कि सपोज एक पर्सन है, ठीक है, और वो स्विम कर रहा है such that current is entering from his feet and leaving from his hands। क्या करंट क्या कर रहा है, हमारे उस पर्सन के फीट से तो एंटर कर रहा है और हाथों से आगे की तरफ सामने से निकल रहा है। तो उस केस के अंदर जो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर प्लेस करते हैं, तो इसने क्या बोला कि जो लेफ्ट फुट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट मीन्स जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऊपर की तरफ है हमारा वेस्ट और नीचे की तरफ है ईस्ट। इसको स्विमिंग रूल के नाम से, स्नो रूल के नाम से, या फिर ओस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ सकता है भाई। साक्षी, नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट वन इज बावर्ट एंड सावर्ट्स लॉ। पारुल, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ओके, बावर्ट एंड सावर्ट्स लॉ। बावर्ट एंड सावर्ट नाम से 2 साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक लॉ दिया था, और वो लॉ क्या बताता है हमें, एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना फ्रॉम ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से आई अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है
पी, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या रहेगी, हम जहाँ से हमने कंडक्टर का डिस्टेंस लिया है वहीं से एक लेंथ एलिमेंट कट कर लेंगे dl, ठीक है। और लेट अस सपोज दैट दिस dl लेंथ एलिमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द r, या फिर बोल सकते हैं सेपरेशन के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है। सो अब dl लेंथ एलिमेंट की वजह से हमें अगर p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, छोटा सा जो हमने करंट एलिमेंट लिया है dl एट पॉइंट p, कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू बावर्ट एंड सावर्ट लॉ, एट पॉइंट p इज, पहला केस था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, जो हमारा लेंथ एलिमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहां से हम क्या राइट कर सकते हैं, दैट इज db डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, ठीक है। और नेक्स्ट वन था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मीन्स करंट की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लिख सकते हैं dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन dl एंड r, ठीक है। dl और r के बीच में जो एंगल है उसके साइन ऑफ थीटा के इक्वल, दैट इज यहाँ से हम क्या राइट करेंगे, हमारे पास db डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं दैट इज dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो जब हम इन सारे के सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, I dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। When the proportionality is removed, then dB is equals to k times I dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। और यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू रहती है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 10⁻⁻7 वेबर मीटर पर एम्पियर, या फिर टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी हम इसको बोल देते हैं। और यहाँ से हमने जो टर्म लिखी है म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की ये परमिएबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें लिखना है dB विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl। इस छोटे से dl लेंथ एलिमेंट की वजह से P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा ये। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार कंफर्म कर सकता है।
साक्षी, पारुल, खुशी? No, sir. ओके, आगे देखो इसको। अब ये तो क्वांटिटी आ गई हमारे पास, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो हमें इसकी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करते हैं, डी बी इज इक्वल्स टू, लिखा था हमने म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और आर से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, डी बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। अब यहाँ से जो ये क्वांटिटी हमारे पास डी एल आर साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। क्योंकि आर हमारे पास क्या है, एक सेपरेशन वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, और लेंथ एलिमेंट भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने ए क्रॉस बी का यूज करके यहाँ पर डी एल इंटू आर साइन थीटा को डी एल क्रॉस आर लिख दिया, डी एल क्रॉस आर। ठीक है, तो डी एल क्रॉस आर है, तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, डायरेक्शन लिखने के लिए फिर से तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर राइट हैंड पाम रूल जो हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए क्या डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल से डीएल की तरफ हमें हमारा फिंगर्स को करना है, हथेली को रखना है और आर की तरफ मोड़ना है। आर नहीं मुड़ पा रहा इस तरफ, तो हमें ऐसे पकड़ना होगा, डीएल इसकी तरफ हो गया, आर हमारा उस डायरेक्शन में है, हम पॉइंट आउट कर रहा है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, या फिर राइट हैंड थंब रूल का डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, कैसे कि इफ वी होल्ड द कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, देन द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या मीनिंग हुआ कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको हम अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं, ये हमने राइट हैंड के अंदर पकड़ लिया इसको, और थंब हमारा पॉइंट आउट करे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, सपोज करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारे जो फिंगर्स का कर्वेचर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। सो यहाँ पर अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ता हूँ, तो थंब पॉइंट आउट कर रहा है ऊपर की तरफ और कर्वेचर फिंगर्स अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, और तो अंदर की तरफ जो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा, और परपेंडिकुलरली इनवर्ड अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो उसके लिए हम सिंबल लगाते हैं क्रॉस। ठीक है, और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहे तो उसके लिए लगाया जाता है डॉट। ठीक है, डॉट का मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है सरफेस से, और क्रॉस का मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली एंटर कर रही हैं सरफेस के। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। स्पेशल केसेस देखो, स्पेशल केस अप्लाई करेंगे यहाँ पर, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा जब 0 रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डीपी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई आर स्क्वायर। साइन 0 0 ही होता है, तो डीपी हमारे पास क्या होगा 0, डीपी इज इक्वल्स टू 0 व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारा ये पी पॉइंट उठ करके कंडक्टर के ऊपर ही आ जाता है तो उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। इट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वो हमेशा 0 रहता है। ठीक है, सेकंड केस है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा तो डीबी इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 1 रहेगा हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। इट मीन्स अगर हमारा पी पॉइंट बिल्कुल परपेंडिकुलर लाई करता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो उस पॉइंट के ऊपर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो ये इसके दो स्पेशल केसेस है। इसके बाद एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और म्यू नॉट परमिएबिलिटी के बीच में रिलेशन हमें बताना है। ठीक है, तो परमिएबिलिटी की जो वैल्यू है अभी अभी हमने लिखी थी 10⁻⁻⁷ रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तीन के बीच में रिलेशन है ये। अभी अभी हमने राइट किया कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷ वेबर मीटर पर एम्पियर, और पीछे वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ के आए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू रहता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जब हम इन रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो व्हेन वी मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद 4 पाई बाई म्यू नॉट, यहाँ से हम अगर 4 पाई बाई म्यू नॉट की वैल्यू लिखें तो यहाँ पर 10⁻⁻7 है, रिवर्स करेंगे तो 10⁻+7 हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के जो फैक्टर्स हैं इनमें से 4 पाई से 4 पाई कैंसल्स आउट हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी वो 9 × 10⁻9 रहेगी, और 4 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की जो वैल्यू थी वो 10⁻7 रहेगी। तो इस फैक्टर को जब हम सोल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये रहेगा हमारे पास 9 × 10⁻16, और इसको हम राइट कर सकते हैं 3 × 10⁸ स्क्वायर, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए रिलेशन हो गया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास रिलेशन रहेगा, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। ठीक है, थैंक यू।